वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अक़वाम-ए-मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 76वें इजलास से करेंगे खिताब। न्यूयॉर्क पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का किया गया शानदार इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज ग्लोबल सिटीजन लाइव प्रोग्राम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे खिताब। ग्लोबल सिटीजन लाइव एक 24 घंटे का प्रोग्राम है जिसमें मुंबई, न्यूयॉर्क, पेरिस, रियो डी जेनेरियो, सिडनी, लॉस एंजलिस, लागोस और सियोल समेत अहम शहरों में होंगे लाइव प्रोग्राम। मरकजी वज़ीर दाखिला व कॉरपोरेशन अमित शाह ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पहले कौमी कोऑपरेटिव इजलास में लिया हिस्सा। कहा कि मुल्क में कॉरपोरेशन के मजबूती के लिए मोदी सरकार ने बनाई अलग वजारत। कॉरपोरेशन की तरजीह का दौर हुआ शुरू। मुल्क आज मना रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेश किया खराज अक़ीदत। कहा कि उनके अफ़कार और ख़यालात मुल्क को हमेशा देते रहेंगे तहरीक। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने भी पेश किया खराज अक़ीदत। पीएम सौभाग्य योजना के 4 साल हुए मुकम्मल। मुल्क के सभी घरों को रोशन करने के लिए 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सौभाग्य योजना की हुई थी शुरुआत। मंसूबे के तहत गरीब कुनबों को दिए गए मुफ्त बिजली कनेक्शन। और इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने करगिल के हम्बाटिंगला में एफएम रेडियो स्टेशन और दूरदर्शन के हाई पावर ट्रांसमीटर का किया इफ्तिताह। भारत में बुलंद तरीन जगह पर वाक़ है ये सेंटर। अवाम और सरहदी इलाकों के आसपास मौजूद लोगों तक मुल्क की खबरों और स्कीमों को पहुंचाने में मिलेगी मदद। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। अपने अमेरिकी दौरे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वाशिंगटन डीसी से न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज न्यूयॉर्क में अक़वाम-ए-मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 76वें इजलास में हिस्सा लेंगे और इससे खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पहले मुक़र्रिर के तौर पर जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। न्यूयॉर्क हवाई अड्डे से वज़ीर-ए-आज़म होटल पहुंचे जहां उनका शानदार खैर मकदम किया गया। होटल में मौजूद भारतीय शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। अक़वाम-ए-मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपने खिताब के दौरान कई अहम उमूर पर अपनी बात रख सकते हैं। उनके खिताब में मौजूदा आलमी मंजरनामे से मुतालिक मसाइल भी शामिल हो सकते हैं। इससे मुतालिक तफसीलात फराहम कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे नीरज सिंह। इस समय दूरदर्शन की टीम न्यूयॉर्क में है और मैं इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के सामने खड़ा हुआ हूँ। इस समय पूरी दुनिया की निगाह यूएनजीए पर लगी हुई है क्योंकि 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएनजीए में संबोधित करने वाले हैं। इस यूएनजीए को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है क्योंकि 193 देश इसके सदस्य हैं और यही कारण है कि इस मंच से कही गई किसी भी बात का असर पूरी दुनिया में पड़ता है। विकासशील देशों के लिए यूएनजीए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2/3 सदस्यों की संख्या यूएनजीए में विकासशील देशों की है और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा तय करने में अधिकतर समय में जो विकासशील देश हैं वो सफल हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूएनजीए को संबोधित करेंगे तो उस समय भारत सहित दुनिया की निगाह लगी होगी क्योंकि कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर प्रधानमंत्री अपनी बात रख सकते हैं। अगर हम जलवायु परिवर्तन के वैश्विक प्रभाव को देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में उसका जिक्र कर सकते हैं क्योंकि जलवायु परिवर्तन का असर पूरी दुनिया में पड़ रहा है। इसके साथ साथ कोरोना वैक्सीन का मानवीय जो पहलू है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री संबोधित कर सकते हैं कि कोरोना वैक्सीन को किस तरीके से उसको जो दूसरे छोटे देश हैं और गरीब देश हैं उन तक सस्ती उसकी पहुंच बनाई जाए। इसके अलावा कोरोना का जो प्रभाव है पूरी दुनिया में किस तरह से प्रभाव है उससे किस तरह से लड़ सकते हैं। यूएन स्पीच में प्रधानमंत्री के स्पीच से पहले
दो तीन मुद्दे हैं जो कि सारे विश्व को परेशान किए हुए हैं। सबसे पहले है क्लाइमेट चेंज। हर एक लीडर ने वहाँ यूएन अपने स्पीच में क्लाइमेट चेंज का जिक्र किया है। किसी ने ज़्यादा फोर्सफुल, किसी ने कुछ डिफेंसिव, लेकिन चीन और अमेरिका दोनों ने इसका जिक्र किया है। ठीक है। दूसरा कोविड, ये भी बहुत ही अहमियत रखता है सबके लिए। इसके अलावा अफगानिस्तान के बदलते हालातों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएनजीए में संबोधित कर सकते हैं। आतंकवाद पर निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री इस मंच से संबोधित करेंगे। आतंकवाद तो रहता ही है, वो भी ज़रूरी है, और क्योंकि इंडिया ने अभी अगस्त में सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी संभाली थी, तो उसमें आतंकवाद की बात हुई थी, और लेकिन मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात हुई थी। और ये चौथा पहलू है जो कि मेरे ख्याल प्रधानमंत्री काफ़ी बात करेंगे। जो यूएन के हेड हैं, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेश, उन्होंने एक नई रिपोर्ट रिलीज़ की है, आवर कॉमन एजेंडा। तो उसमें जो हैं काफ़ी नए इनिशिएटिव्स भी सेट किए हैं। टेक्नोलॉजी पर एक है, डिजिटल ग्लोबल कॉमन्स पर एक किया है, डिजिटल ग्लोबल कॉम्पैक्ट पर बात की है। तो अब जैसे आपने बताया कि प्रधानमंत्री ने जिन सीईओ से मिला, उनमें क्वालकॉम के भी थे, डिजिटल के काफ़ी लोग थे। तो भारत इसमें भी लीड ले सकता है और यूएन में भी चैंपियन उसको कर सकता है इशू को। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी यूएनजीए में अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसे विषय पर पूरी दुनिया को साथ आना चाहिए, और इसके साथ साथ ही उन्होंने आतंकवाद का भी जिक्र किया है। और उन्होंने कहा है कि अमेरिका अब 2001 का अमेरिका नहीं है, जब 9/11 की घटना हुई थी। लेकिन इसके साथ साथ ही उन्होंने आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाते हुए इस बात का भी जिक्र किया है कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ आतंकवाद के खिलाफ हमेशा से खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भारत और अमेरिका दोनों साथ खड़े दिखाई देते हैं। कैमरामैन जयशंकर के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, न्यूयॉर्क। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्लोबल सिटीजन लाइव प्रोग्राम से खिताब करेंगे। ग्लोबल सिटीजन एक आलमी इदारा है जो गुर्बत के खात्मे के लिए सरगर्म है। ग्लोबल सिटीजन लाइव 24 घंटे का प्रोग्राम है जो 25 और 26 सितंबर को होगा, और इसमें मुंबई, न्यूयॉर्क, पेरिस, रियो डी जेनेरियो, सिडनी, लॉस एंजलिस, लागोस और सियोल समेत बड़े शहरों में बराह रास्त प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। ये प्रोग्राम 120 ममालिक और मुतादिद सोशल मीडिया चैनल्स पर नश्र किए जाएंगे। नई दिल्ली में आज यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी की 50वीं कॉन्वोकेशन तकरीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने दही इलाकों में डॉक्टरों की ज़्यादा से ज़्यादा तैनाती की बात कही। कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी की सनीचर को दिल्ली के विज्ञान भवन में गोल्डन जुबली तकरीब का इनेकाद किया गया। इस खास मौके पर भारत के नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने बतौर मेहमान खुसूसी हिस्सा लेते हुए पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट मेडिकल तलबा को मेडल और अवार्ड से नवाजा। नायब सदर ने कहा कि मुल्क में तिब्बी खिदमात में तेज़ी से तोसी हो रही है, लेकिन देही इलाकों में डॉक्टरों की ज़्यादा से ज़्यादा तैनाती होनी चाहिए ताकि इन इलाकों में तिब्बी खिदमात में मज़ीद बेहतरी हो सके। By establishing more state-of-the-art hospitals, better incentives, and improving housing and infrastructure for the medical community, we need to attract more doctors to the rural areas. With increasing internet and smartphone penetration in our rural areas, e-health is the way forward for the optimum use of our human resources in healthcare. The Prime Minister is expected to launch the Pradhana Mantri Digital Health Mission in a few days. A unique digital health ID will be provided to the people, which will contain all the health records of the person. While ensuring the safety and privacy of health data, this digitization will greatly help to monitor diseases and enable quicker decision making. यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस की कॉन्वोकेशन तकरीब के मौके पर इदारे से पास होने वाले तलबा को डिग्री भी दी गई। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस और गुरु तेग बहादुर अस्पताल कौमी राजधानी दिल्ली के मशरक़ी ज़िले में दिलशाद गार्डन में वाक़ है, जिसमें 200 से ज़्यादा मेडिकल फैकल्टी अराकीन के साथ 21 तालीमी शोबे हैं,
जो दिल्ली और पड़ोसी रियासतों के शहरियों की देखभाल और सेहत से मुताल्लिक ज़रूरी खिदमात मुहैया करता है। दिल्ली से ऋषि कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। मरकजी वजीर बराए इमदाद बाहमी अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कौमी कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर वजीर ममलिकत बराए इमदाद बाहमी BL वर्मा और बैनुल-अक़वामी इमदाद बाहमी इत्तेहाद के सदर एरल गुआरको भी मौजूद थे। कोऑपरेटिव से वाबस्ता 2000 से ज़ायद लोग नई दिल्ली में प्रोग्राम की जगह पर मौजूद थे। प्रोग्राम के दौरान अमित शाह ने कोऑपरेटिव सेक्टर की तरक्की के लिए हुकूमत के विजन और रोड मैप पर रोशनी डाली। मरकजी वजीर मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं का सहकार में आने की प्रेरणा का मूल स्थान दीनदयाल जी की अंत्योदय की नीति है। गरीब कल्याण और अंत्योदय, उसकी कल्पना सहकारिता के अलावे हो ही नहीं सकती। और देश में सबसे पहले विकास की जब बात होती थी, तब सबसे पहले अंत्योदय की बात जिन्होंने की वो पंडित दीनदयाल जी थे। आज उनका जन्मदिन है। हम मेरे जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए ये प्रेरणा प्राप्त करने का दिन है। आजादी के 75 साल के बाद और ऐसे समय पर जब सहकारिता आंदोलन को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय बनाया। इसलिए एज एक सहकारी कार्यकर्ता भी और आप सबकी ओर से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर सहकारिता आंदोलन का अनुमोदन जो प्रधानमंत्री जी ने किया है, हम सब इसकी ताली बजाकर स्वागत करें और उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करें। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि अफगानिस्तान में रूनुमा हालिया वाक़यात तशवीशनाक हैं। नेशनल डिफेंस कॉलेज की तक़सीम असनाद तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि इन हालात ने इंसान को ये तस्लीम करने पर मजबूर किया है कि दहशत, खौफ, क़रून वुस्ता की सोच और इक़दामात लोगों की ख्वाहिशात और जामे ढांचे को एक तरफ रख सकते हैं। When these events are viewed, it is tempting to believe that terrorism, fear, medieval thoughts and actions, discriminations drawn on the basis of gender, practices that are steeped in inequality and dogmatic thought can sweep aside the wishes of the people, plural ideas and inclusive structures. वज़ीर दिफा ने कहा कि भारत तमाम ममालिक के साथ अमन के लिए पुरअज़्म है। हमने ये भी दिखाया है कि अंदरूनी या बैरूनी सलामती को लाहक खतरात को अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। In the last decade, India has grown stronger in every way and has assumed a greater global role and responsibility. While it is totally committed to peace and goodwill amongst all nations, it has shown its steely resolve that threats to its internal and external security will no longer be tolerated. Our actions in Balakot and Galwan are clear signals to the aggressors that by attempt to threaten our sovereignty will be given a swift and befitting response. वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान की इंतहा पसंद, मुतशद्दिद और दहशतगर्द तंजीमों की मदद से मुतालिक भारत का नुक्ता नज़र अब दुनिया को ज़्यादा समझ आ रहा है। There is a growing realization of what India has been voicing for long with regard to the active support of Pakistan to violent radical and terror groups. Today the world is witness to the destabilizing effect of terror and the especially dangerous precedents of violent radical forces attempting to gain legitimacy by creating new normals. The turmoil caused in the region has been brought about by aggressive designs and the active support to non-state players by irresponsible states.
मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने कहा कि आज मुल्क भर में 22 एम्स खुल रहे हैं। नई दिल्ली एम्स के 66वें यौम तासीस के मौके पर मरकजी वजीर सेहत ने कहा कि दिल्ली का एम्स लाइट हाउस की तरह है जो मुल्क को सेहत के शोबे में राह दिखा रहा है। उन्होंने डॉक्टरों से अपील की कि वो इंसानी हमदर्दी के साथ मरीजों का इलाज करें ताकि इलाज के साथ उनको इत्मीनान का एहसास हो। मरीजों को इंसानी हमदर्दी के साथ क्वालिटी इलाज की सहूलत मिले, इस समत में सभी को काम करने की जरूरत है। एम्स नई दिल्ली के 66वें यौम तासीस के मौके पर मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने कहा कि एम्स के इलाज पर लोगों का अकीदा है। उन्होंने कहा कि मेरे मरीज ही ईश्वर हैं। डॉक्टरों को इलाज के वक्त मन में यही जज्बा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब सेहत को तरक्की से जोड़ा जा रहा है। आपका परफॉर्मेंस और आउटपुट को देखते हुए मोदी जी ने डिसीजन लिया कि बेस्ट देश के नागरिकों को बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए केवल दिल्ली में ही एम्स हो, ये नहीं चलेगा। एम्स सभी स्टेट में हो, ये दिशा में आगे बढ़े और आज 22 एम्स का निर्माण कार्य चल रहा है। देश में हेल्थ सेक्टर का बजट बढ़ा के 2.40 लाख करोड़ रुपीस किया गया, वो छोटी बात नहीं है। इस मौके पर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि सेहत के शोबे में तेजी से तब्दीली हो रही है। कोविड के दौरान एम्स ने मुल्क भर के डॉक्टरों और नर्सों को ट्रेनिंग दी है। Even today, as part of the mandate given to us by the Empowered Group 3 created by the Prime Minister's office, we are involved in training and capacity building for COVID-19 in case there is a third wave. एम्स में मरीजों को आसानी हो, इसके लिए खून की जांच के लिए जदीद मशीन लगाई गई है जो महज 1 घंटे में 2500 सैंपल की जांच करती है और पूरे दिन में 50,000 सैंपल की जांच करती है। इस मौके पर तलबा को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए अवार्ड भी दिया गया। दिल्ली से नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और आज भारतीय जनसंघ के बानी रुकन पंडित दीनदयाल उपाध्याय का यौम पैदाइश है। दीनदयाल उपाध्याय को एक कौम परस्त लीडर के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने हमेशा गरीबों के हुकूक के लिए आवाज बुलंद की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दीनदयाल उपाध्याय को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि एकात्म मानव दर्शन के अलंबरदार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी सालगिरह पर सत सलाम। उन्होंने अपनी जिंदगी कौम की तामीर के लिए वक्फ कर दी। उनके ख्यालात हमवतनों को हमेशा तहरीक देते रहेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट में कहा कि एकात्म मानववाद जैसी तरक्की पसंदाना माशी फिक्र के अलंबरदार और अंत्योदय के लिए जिंदगी भर काम करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी सालगिरह के मौके पर सत सलाम। खिदमत और लगन का उनका मंत्र हमें तहरीक देता है। उनके ख्यालात और फलसफा भारत की आने वाली नस्लों को तहरीक देते रहेंगे। दीनदयाल उपाध्याय को याद करते हुए वज़ीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि एक कौम परस्त और यज्ञ पुरुष, एकात्म मानववाद और अंत्योदय के अलंबरदार और हमारे लिए नमूनाए अमल व रहनुमा काबिल एहतराम दीनदयाल उपाध्याय जी के यौम पैदाइश पर सत सलाम। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सालगिरह पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। जेपी नड्डा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपनी जिंदगी लोगों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी थी। आज हम लोग सभी बूथों पर उनका कार्यक्रम कर रहे हैं और इन बूथों के माध्यम से, जिनकी संख्या है 10,40,000 बूथों पर यह कार्यक्रम हो रहा है और उनको हम याद करके उनके कार्यक्रम करके एक वैचारिक दृष्टि से हमको ताकत मिले, हमारे कार्यकर्ताओं को ताकत मिले और उस स्पष्टता के साथ हम समाज की सेवा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ें और देश को एक सबल राष्ट्र के रूप में हम आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें। इस
प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं। मुल्क के तमाम घर बिजली से रोशन हों, इसके लिए 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सालगिरह पर सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई थी। इस मंसूबे के तहत गरीब कुनबों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा 2 करोड़ 81 लाख से ज्यादा घरों में बिजली पहुंच चुकी है। सौभाग्य योजना के तहत दूरदराज इलाकों के घरों को भी रोशन किया गया है। इसके अलावा गरीब कुनबों को मुफ्त बिजली कनेक्शन मुहैया कराए गए हैं। सिर्फ कनेक्शन ही नहीं पहुंचाए गए, बल्कि बिजली की पैदावार, ट्रांसमिशन, तकसीम और कनेक्शन देने पर एक साथ काम हुआ है। गरीबों के घरों में बिजली पहुंचाने के साथ साथ इक़्तिसादी सरगर्मियों में भी तेजी आई है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने आज करगिल के हम बाटिंगला में तकरीबन 13,300 फीट की बुलंदी पर वाक़े एक रेडियो स्टेशन के हाई पावर ट्रांसमीटर का इफ्तिताह किया। ये मुल्क में बुलंद तरीन ट्रांसमीटर टावर है। इस स्टेशन का फ़ायदा करगिल से बटालिक और इसके गिरदोनवाह के हर छोटे इलाके में रहने वाले लोगों को मिलेगा। यहाँ के लोग मुल्क और दुनिया की खबरें सुन सकेंगे और हुकूमत की तरफ से चलाई जा रही स्कीमों के बारे में भी मालूमात हासिल कर सकेंगे। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ने मुआशरे के हर तबके तक मालूमात पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया है। आर्टिकल 370(35)(a) को हटाने के बाद, आपको यूटी का दर्जा देने के बाद लगातार विकास के प्रोजेक्ट यहां पर तेजी के साथ चल रहे हैं और उन विकासात्मक कार्यों को भी और सरकारी योजनाओं को भी, प्रोग्राम्स को, पॉलिसीज को भी जन जन तक पहुंचाने के लिए ऑल इंडिया रेडियो ने बहुत सालों तक और दूरदर्शन ने काम जो किया है, अब उसको और ताकत देने का समय आया है। और ये उसमें एक पहल है, क्योंकि मोदी जी का सपना था कि बॉर्डर के इलाके के सभी जो घर रहते हैं जिनके पास फ्री डिश नहीं है, उनको भी फ्री डिश दी जाए। 30,000 हमने पहले दे दी थी, अब जो घर रह गए हैं उनको भी फ्री डिश देने का काम इस साल कर दिया जाएगा। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि लद्दाख की सकाफत को दूरदर्शन के जरिए दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। आपने कहा कि आधे घंटे का प्रोग्राम लद्दाख के लिए मिलता है। मैं आज यहां से घोषणा करता हूं, कम से कम इसको दुगना कर दिया जाए और आने वाले समय में इसको और बढ़ा दिया जाएगा, ताकि आपके कारगिल के कल्चर को, लद्दाख के कल्चर को, लेह के कल्चर को, आपके सारे कल्चर को हम जन जन तक पहुंचाने का काम करें। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य को कैमरे में कैद करके दुनिया तक पहुंचाने का काम करें। दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल मयंक अग्रवाल ने कहा कि हाई पावर ट्रांसमीटर की तनसीब से दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की रसाई में इजाफा होगा। इस ट्रांसमीटर से सर करीब 50 से 60 किलोमीटर तक हमारी रेंज होगी और करीब 50,000 तक की आबादी सीधे यहाँ से जो है उस तक हम पहुँच सकेंगे। ये सीमावर्ती इलाकों के लिए एक बहुत बड़ी पहल है और भारत सरकार जो है, जो उसका मकसद है कि हर व्यक्ति तक पहुँचा जाए और आगे भी हम हमारे कार्यक्रम में और प्रोग्राम में हैं कि हम और सीमा पर अपने ट्रांसमिशन को स्ट्रेंथन करें। और मुल्क में फिटनेस के हवाले से जारी फिट इंडिया मुहिम का एक और बेहतरीन रंग लेह में देखा गया, जहां साइकिलिंग चैलेंज का एहतमाम किया गया था। मरकजी वजीर खेल अनुराग ठाकुर भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे, जिन्होंने इस साइकिलिंग चैलेंज को झंडी दिखाई। इस प्रोग्राम का मकसद मुल्क भर के लोगों को फिट और सेहत के तईं बेदार करना था। भारत के युवाओं को और भारत की जनता में फिटनेस को लेकर जागरूकता लेकर आए और मुझे खुशी इस बात की है कि 11,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर भी लेह लद्दाख के हमारे युवा सुबह के 7 बजे से अपनी अपनी साइकिल्स लेकर खड़े हैं साइकिलिंग करने के लिए। ये अमृत महोत्सव के अवसर पर आजादी के 75 वर्ष मनाते हुए एक और देश में फिट इंडिया फ्रीडम रन चल रहा है, तो आप लोगों ने फिट इंडिया में
साइकिलिंग चैलेंज को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। उसके लिए भी मैं लद्दाख पुलिस को और आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने लेह के सिंधु सकाफती मरकज में पहले हिमालयाई फिल्म फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। ये फेस्टिवल 5 रोज तक चलेगा। इस दौरान 12 हिमालयाई रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की फिल्में दिखाई जाएंगी। इफ्तिताही तकरीब में शेरशाह फिल्म दिखाई गई। ये फिल्म परमवीर चक्र से नवाजे गए कैप्टन विक्रम बत्रा की जिंदगी पर मबनी है। आइए आपको दिखाते हैं फिल्म फेस्टिवल की कुछ झलकियां। पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल लद्दाख की इस खूबसूरत वादियों में हो रहा है। एक ऐसी शुरुआत है जो आज़ादी के 75 वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव जहां देश मना रहा है, वहीं पर लद्दाख की इन वादियों में पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई है। यहाँ की प्रतिभाओं को कंटेंट क्रिएशन में, डायरेक्शन में, प्रोडक्शन में, एक्टिंग में, हर क्षेत्र में एक्सपोजर भी मिलेगा, अवसर भी मिलेंगे। Basically, when we conceived of Himalayan Film Festival, the idea is that the societies in Himalaya should meet the world, the rest of the country on equal terms. They should project what is their culture, their heritage. First Himalayan Film Festival to showcase Shersha, our film, and I think this is a lovely state with such lovely outdoors. We've shot here before, and definitely we need to come and celebrate movie making here. So a lot of the locals can enjoy it and the rest of the world. So thank you so much for having us here, and hope you guys enjoy Shersha. Absolutely, I'm here for them. I'm here for people of Ladakh, and I just feel so privileged to be here. I'm from Kashmir. I am so thrilled that they are doing this. This is their first edition, and I think it's a fantastic initiative. It should have happened much earlier, and I'm glad it's happened now. I think you're going to have very beautiful voices coming out of it, and it's a great place to have a film festival. So I think it's going to become a global film festival, and everybody's going to want to come. समझना ये बिल्कुल एक नया चैप्टर खोल दिया है यूटी बनने के बाद। मैडम पद्मा और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, DFF के साथ लद्दाख के हर बच्चों को जोड़ दिया। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा ख़त्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।